हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना होम साइंस का टॉपिक। जैसा कि मैंने कल की वीडियो में आप लोगों को बताया था कि फूड एंड न्यूट्रिशन से स्टार्ट करेंगे और 10-10 दिन का जो हम लोग जो टारगेट लेके चलेंगे और सिलेबस कंप्लीट करने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। ठीक है, आप लोग रिस्पॉन्स भी उतना ही अच्छा करेंगे तो मुझे एनर्जी मिलेगी और मुझे क्या मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा देखिए फूड एंड न्यूट्रिशन का है कि पौष्टिकता। तो पौष्टिकता की सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो देखिए शॉर्ट फॉर्म में मैंने नोट्स बनाए हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अदरवाइज मैं इस नोट्स की पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, आप लोग वहाँ से भी इसको अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पोषण की स्थितियाँ, तो स्थितियाँ कैसी होती है, तो एक तो होता है सुपोषण की स्थिति जिसे कि उचित पोषण भी कहते हैं, और दूसरा होता है कुपोषण की स्थिति। ठीक है, अब ये सुपोषण और कुपोषण क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। थोड़ा जल्दी हम लोग इसको क्लियर करेंगे जिससे कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस हम लोग कंप्लीट कर सके। ठीक है, कैसा लगा वीडियो तो आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो सबसे पहले देखिए सुपोषण का अर्थ शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य से, यानी हमारी शारीरिक और मानसिक दोनों स्थिति, केवल शारीरिक स्थिति ही नहीं, शारीरिक और मानसिक दोनों ही स्थितियां अगर ठीक है तभी वह सुपोषण की स्थिति कहलाती है। दूसरे तरफ है कुपोषण, यदि भोजन में पोषक तत्वों की कमी हो तो उसे अल्प पोषण, कमी को क्या कहते हैं अल्प पोषण और अधिकता को अति पोषण। देखिए अल्प पोषण और अति पोषण दोनों ही कुपोषण की श्रेणी में आते हैं। ऐसा नहीं कि अल्प पोषण जो है वो केवल अल्प पोषण ही कुपोषण की श्रेणी में आता है, नहीं, अति पोषण भी जो है वो कुपोषण की श्रेणी में आता है। तो ठीक है, तो कुपोषण कितने तरीके का होता है, तो कुपोषण 2 तरीके का होता है। एक तो अल्प पोषण यानी जिसमें पोषक तत्वों की मात्रा कम हो, दूसरा है अति पोषक जिसमें कि पोषक तत्वों की मात्रा हमारे शरीर की ज़रूरत से ज़्यादा हमें लेते हैं। ठीक है, जिससे कि अनेकों बीमारियां हमें घेर लेती हैं। इसलिए अल्प पोषण और अति पोषण फर्क आप लोग समझिए, अल्प पोषण और अति पोषण दोनों ही कुपोषण की श्रेणी में आते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं पोषक तत्व, हमारे शरीर में किन किन पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले देखिए कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, जल और खनिज लवण, 6 पोषक तत्वों की आवश्यकता हमारी बॉडी को होती है। ठीक, कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, जल और खनिज लवण। इन सबको एक एक करके बहुत ही अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं पोषक तत्वों के क्या कार्य होते हैं, यानी इन पोषक तत्वों, ये जितने भी पोषक तत्व मैंने अभी बताया है ये इनके क्या कार्य हैं ये देख लीजिए यहाँ पर। तो कार्बोहाइड्रेट तथा वसा से क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, आप सब जानते होंगे। क्विक एनर्जी हमें चाहिए होगी तो किससे चाहिए होगी, तो किससे मिलेगी? क्विक एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी, और दीर्घ समय तक की एनर्जी के लिए वसा सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से क्विक एनर्जी मिलती है और देर से वसा से, और सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें किससे मिलती है? तो वसा से हमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन शारीरिक वृद्धि तथा विकास करता है। शरीर की उपापचयी क्रियाओं के लिए विटामिन की आवश्यकता होती है। देखिए उपापचयी क्रियाएं किसके सहायता से संपन्न होती है? तो विटामिन की मात्रा से, विटामिन की सूक्ष्म मात्रा जो है इसके लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए रेशे भोजन के पाचन में सहायता करते हैं, यानी जो फाइबर युक्त भोजन होते हैं वो पाचन में सहायता करते हैं। जल शरीर की सभी जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक है, यानी जैविक क्रियाओं के लिए किस पोषक तत्व की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है? तो वो है जल। जैविक क्रियाओं के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक अगर कोई तत्व है तो वो है जल। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं आहार वर्ग का वर्गीकरण और उसका सोर्स, यानी कि कौन कौन से खाद्य पदार्थ किस श्रेणी में आते हैं और ये हमें कहाँ से मिलते हैं। सबसे पहले देखिए पोषक तत्वों के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, पोषक तत्वों के आधार पर वर्गीकरण कौन कौन से हैं? तो कार्बोज युक्त भोज्य पदार्थ, वसा युक्त भोज्य पदार्थ, एक एक करके देखते हैं। कार्बोज युक्त भोज्य पदार्थ, तो कार्बोज युक्त भोज्य पदार्थ हमें क्या देते हैं? तो हमें ऊर्जा देते हैं। किस किस रूप में? एक तो शर्करा, दूसरा स्टार्च या मंड। ठीक है, समझ में आ रही है बात? किस रूप में ऊर्जा देते हैं? तो एक तो शर्करा, दूसरा स्टार्च के रूप में हमें ऊर्जा देते हैं। अब देखिए शर्करा और स्टार्च कहाँ से मिलता है हमें? तो शर्करा हमें मिलता है चीनी, गुड़, शहद, मिठाई, मुरब्बा, जैम, जेली, इन सब चीज़ों से हमें क्या मिलती है? शर्करा यानी शुगर मिलती है। अब स्टार्च यानी कि मंड हमें कहाँ से मिलता है? स्टार्च कहाँ से मिलता है? तो चावल, साबूदाना, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, यानी कि जो कार्बोज युक्त जो स्टार्च मिलता है, स्टार्च जो ऊर्जा मिलती है वो हमें अनाजों से मिलती है। जबकि शर्करा वाली ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? तो वो मीठी चीज़ों से मिलती है, जैसे कि चीनी, गुड़, शहद, मिठाई, इन सब चीज़ों से। और स्टार्च हमें कहाँ मिलता है? चावल, साबूदाना, बेसिकली अनाजों से मिलता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? दोनों ही क्या है? कार्बोज युक्त भोज्य पदार्थ है, लेकिन कार्बोज युक्त भोज्य पदार्थ भी 2 पार्ट में डिवाइड है, एक तो शर्करा और दूसरा स्टार्च। बात समझ में आ रही है? अब नेक्स्ट देखते हैं वसा युक्त भोज्य पदार्थ। अब वसा युक्त भोज्य पदार्थ, अब देखिए वसा युक्त भोज्य पदार्थ में घी, चर्बी, मक्खन, क्रीम, वनस्पति तेल, ये सारे क्या है? ये सब
वसा युक्त भोज्य पदार्थ है। अब प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ कौन कौन से होते हैं? तो प्रोटीन हमें जंतु और पौधों दोनों से मिलता है। प्रोटीन हमें जंतु जगत से भी मिलता है और पौधों से भी मिलता है। तो मांस, मछली, यकृत, अंडा, दूध, दाल, सोयाबीन, मेवे, ये सब क्या है? ये सब प्रोटीन के अच्छे साधन है। ध्यान रखिएगा, सोयाबीन सबसे उत्तम साधन है किसका? प्रोटीन का। इसमें सोयाबीन में लगभग 40% जो है वो प्रोटीन पाई जाती है। अगर आप मांस में और सोयाबीन में कंपेयर करें, फिर भी सबसे ज़्यादा सोयाबीन में ही जो है वो प्रोटीन पाई जाती है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं खनिज लवण युक्त भोज्य पदार्थ। तो सभी दालें इसमें आती हैं, अनाज आते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियाँ। बेसिकली मेन क्या है? हरी पत्तेदार सब्जियों में मिनरल सबसे ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन दालें और अनाज भी जो है वह इसके अच्छे सोर्स माने जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए विटामिन युक्त भोज्य पदार्थ। तो हरी सब्जियां, दूध, अंडा, फल, मांस, मछली, ये सब क्या है? ये सब विटामिन युक्त भोज्य पदार्थ है। अभी हम लोगों ने क्या देखा? पोषक तत्वों के आधार पर आहार का वर्गीकरण। अब देखिए कार्य के आधार पर, यानी कि जो कार्य करते हैं सारे पोषक तत्व, उनके आधार पर जो है पोषक तत्वों का वर्गीकरण कैसे है। तो देखिए शरीर निर्माणक पोषक तत्व, शरीर निर्माणक भोज्य तत्व कौन कौन से हैं? तो शरीर के निर्माण भोज्य तत्वों में प्रोटीन प्रमुख है। ध्यान दीजिए, शरीर के निर्माण में सबसे ज़्यादा योगदान किसका होता है? तो प्रोटीन का होता है। प्रोटीन से हमारी वृद्धि, उसके टूट फूट मरम्मत होती है। प्रत्येक अंग जैसे अस्थियां, मांसपेशियां, दांत, त्वचा, बाल, रक्त के निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन से ही होता है। ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन को ही बहुलक भी कहते हैं। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, प्रोटीन को बहुलक भी कहते हैं। प्रोटीन के बाद दूसरा निर्माणक तत्व क्या है? खनिज है। दूसरा भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मेन कभी कभी क्या होता है, कंफ्यूज करने के लिए हमें ऑप्शन में कई सारे दे देते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन, केवल प्रोटीन से ही हमारे शरीर के जो है निर्माण नहीं होता है, उसके अलावा किससे भी होता है? तो खनिज तत्वों से भी हमारे शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट देखते हैं, शक्तिवर्धक या ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व कौन कौन से हैं। तो इसमें देखिए ऊर्जा, एनर्जी प्रदान करने वाले पोषक तत्व कौन कौन से? तो सबसे नंबर 1 पे है कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद वसा और उसके बाद प्रोटीन। ठीक है, तो ध्यान से समझ में आ रहा है कि कार्बोहाइड्रेट भी मैंने बताया कि स्टार्च और शर्करा 2 पार्ट में डिवाइड है, और शर्करा किससे मिलती है और स्टार्च या मंड किससे मिलता है, ये मैंने अभी आप लोगों को बताया। ठीक है, अब वसा भी किससे मिलता है, ये भी आप लोगों को पता चल गया। अब देखिए प्रोटीन भी किससे मिलता है? दूध, मांस, मछली, दाल और सोयाबीन से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन। आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि सर्वाधिक वसा अगर हमें किसी से मिलती है तो वो मिलती है वसा से। ठीक है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमें वसा से मिलती है, और सबसे जल्दी ऊर्जा हमें किससे मिलती है? तो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। अंतर आप लोग समझते रहिएगा, जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन पिक करने में आसानी हो। सबसे ज़्यादा एनर्जी वसा से मिलती है, जबकि सबसे जल्दी एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। इन दोनों के बाद अगर इन दोनों की भी शरीर में कमी हो जाती है, तो हमारा बॉडी एनर्जी कहाँ से लेता है? तो हमारी बॉडी एनर्जी हमारे शरीर में उपस्थित प्रोटीन से लेना शुरू कर देती है। बात समझ में आ रही है? तो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, ये सब क्या है? ये एनर्जी वाले जो है वह भोज्य पदार्थ है। ठीक है, प्रोटीन क्या करता है? हमारे शरीर का निर्माण, इसका मेन काम क्या है? शरीर का निर्माण और टूट फूट की मरम्मत करना। उसके अलावा भी इसका एक महत्वपूर्ण काम है हमारे शरीर को ऊर्जा देना। जब हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट और वसा की कमी हो जाती है, तो हमारा बॉडी जो है वह प्रोटीन से जो है एनर्जी लेने लगता है। ठीक है, फर्क समझ में आ रहा है? यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए मेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम में कितना कैलोरी ऊर्जा हमें मिलती है? तो 4.2 कैलोरी ऊर्जा हमें मिलती है। कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम में 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, जबकि वसा के 1 ग्राम में हमें कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ऊर्जा में मिलती है। तो प्रोटीन के 1 ग्राम में कितने? हमें 4 कैलोरी ऊर्जा हमें मिलती है। तो आप लोग ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि वसा से और कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन से हमें कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है 1 ग्राम में। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा, नियामक या सुरक्षात्मक भोज्य तत्व कौन कौन से होते हैं। तो सुरक्षात्मक भोज्य तत्व में सबसे प्रथम आता है विटामिन। विटामिन क्या है? विटामिन एक सुरक्षात्मक तत्व है। तो विटामिन के अलावा अगर हमारे शरीर को कोई सुरक्षा प्रदान करता है तो वो है खनिज लवण। ठीक है, बात समझ में आ रही है? मेन आप लोग ध्यान रखिएगा, और दूसरा ऑप्शन भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसके अलावा अगर एग्जाम में पूछ लेता है तो हम लोग कंफ्यूज ना होने कि खनिज लवण तो हमने पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, तो विटामिन जो है सुरक्षात्मक भोज्य तत्व तो है ही। अगर विटामिन की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर की सुरक्षा कौन करता है? तो मिनरल्स करते हैं। ठीक है, तो विटामिन, खनिज लवण, जल व प्रोटीन सुरक्षात्मक तत्व है। विटामिन शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करता है।
विटामिन की कमी से बेरी-बेरी, पैलाग्रा, स्कर्वी, रिकेट्स तथा एनीमिया रोग जो है वो हो जाता है। जल शरीर के द्रवों को नियंत्रित करता है, तो हमारे शरीर में जो द्रव वाला पार्ट है उसको नियंत्रित कौन करता है, तो जल नियंत्रित करता है तथा उत्सर्जन क्रिया करके सहायता पहुंचाता है। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। अब देखिए प्राप्ति के साधन के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, तो वनस्पति जगत से प्राप्त खाद्य पदार्थ और जंतु जगत से प्राप्त खाद्य पदार्थ कौन कौन से हैं। तो हमें खाद्य पदार्थ सबसे पहले ये जानिए कि हमें खाद्य पदार्थ दो तरीके से प्राप्त होते हैं, एक तो वनस्पति जगत से, दूसरा जंतु जगत से। ठीक है, अनाज, दालें, सब्जियां, फल, मेवे, चीनी, गुड़, तेल, ये सब क्या है, ये सब वनस्पति जगत से पाए जाने वाले भोज्य पदार्थ है। जबकि दूध, ध्यान दीजिएगा, दूध भी क्या है, जंतु जगत से पाया जाने वाला भोज्य पदार्थ है। दूध, अंडा, मांस, मछली, शहद भी क्या है, जंतु जगत से पाया जाने वाला भोज्य पदार्थ है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब देखिए भोज्य समूह का वर्गीकरण, तो कौन कौन से ग्रुप में डिवाइड है। तो मेन देखिए सात समूह है भोज्य पदार्थों के। कौन कौन से, तो देखिए प्रथम समूह में क्या आता है, तो हरी पीली सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, कद्दू, सेम, आम, पपीता, ये सारे भोज्य पदार्थ विटामिन ए, बी और सी के उत्तम साधन है। ये किस श्रेणी में आते हैं, तो ये प्रथम वर्ग के खाद्य समूह है। द्वितीय वर्ग में देखिए, द्वितीय वर्ग में आते हैं विटामिन सी युक्त अर्थात खट्टे फल। ध्यान दीजिएगा, प्रथम में क्या आता है, प्रथम वर्ग में ए बी विटामिन ए बी युक्त भोज्य पदार्थ, हरी पीली पत्तेदार सब्जियां जो है वो प्रथम वर्ग के श्रेणी में के अंतर्गत आती है। द्वितीय वर्ग में देखिए विटामिन सी युक्त अर्थात खट्टे रसीले फल तथा सब्जियां आती है। तो कौन कौन से, अमरूद, संतरा, नींबू। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन जो है वो पूछ लेता है। तो ध्यान दीजिएगा, अमरूद, संतरा, नींबू, आंवला, पत्ता गोभी, सहजन, विटामिन सी। तो ये सब क्या है, ये सब जो है वह द्वितीय वर्ग के खाद्य समूह के अंतर्गत आते हैं। ध्यान दीजिए, विटामिन सी पकाने पर नष्ट हो जाता है, ये कच्चे रूप में भोज्य पदार्थों में अधिक मिलता है। कहने का मतलब ये है कि विटामिन बी और सी क्या है, जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, इसलिए जब भी हम लोग फल को काट के धोएंगे तो क्या होगा, पानी के संपर्क में आने से उसमें स्थित विटामिन सी नष्ट हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है ना, साग सब्जियां और फलों को पहले धुल के तब उसके बाद काटिए। काट के धुलने से क्या होता है, उसके अंदर जो विटामिन सी होता है वो नष्ट हो जाता है, क्योंकि विटामिन बी और सी क्या है, जल में घुलनशील विटामिन है। बात समझ में आ रही है। अब देखते हैं तृतीय वर्ग में कौन कौन से आते हैं। तो इनमें प्याज, चुकंदर, बैंगन, भिंडी, करेला, तुरई, लौकी, गोभी, ककड़ी, खीरा तथा अंगूर, सेब, केला, खरबूजा, तरबूज, लीची, शरीफा, ये सब क्या है, ये सब तृतीय वर्ग के खाद्य समूह है। ये वे फल और सब्जियां हैं जो प्रथम एवं द्वितीय समूह में शामिल नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए चतुर्थ में दूध तथा दूध से बने भोज्य पदार्थ किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, तो चौथे वर्ग में आते हैं। पंचम वर्ग में कौन कौन से आते हैं, तो इसके अंतर्गत प्राणी जगत से प्राप्त भोज्य पदार्थ जैसे मांस, मछली, अंडा तथा वनस्पति जगत से दालें, फलियां और सोयाबीन, सूखे मेवे आते हैं। इस वर्ग के भोज्य पदार्थ प्रोटीन प्राप्ति के उत्तम सोर्स हैं। अब देखिए षष्ठम वर्ग में क्या आते हैं, तो अनाज तथा अनाज से बने भोज्य पदार्थ जैसे कि गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, आटा, दलिया, सूजी, डबल रोटी, बिस्किट, ये सब क्या है, ये भोज्य पदार्थ कार्बोज प्राप्ति के उत्तम साधन है। ये षष्ठम वर्ग में आते हैं। सप्तम वर्ग में आते हैं, इस वर्ग के अंतर्गत घी, मक्खन आते हैं जो वसीय ऊर्जा के उत्तम सोर्स है। इनका प्रयोग भोजन के साथ जो है वह होता है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही इस तरीके से तैयारी कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका ज़रूर बताएंगे ताकि ये चीज़ें कंटिन्यू करें या कि न करें। ठीक है, आप लोग जैसा चाहेंगे वैसे ही क्लास चलेंगी। अगर आप लोग कहेंगे बुक से पढ़ाइए तो मैं बुक से पढ़ाऊंगी। अगर आप कहेंगे इस तरीके से शॉर्ट नोट्स, वन लाइनर पढ़ाइए तो मैं इस तरीके से भी पढ़ाऊंगी। ठीक है, आप लोग जैसा कहेंगे वैसे मैं आगे कंटिन्यू करूंगी। तो आप लोग ज़रूर से लिखिएगा। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।